नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत कोरोना अपडेट से। मध्य प्रदेश में दिन भर में 682 कोरोना संक्रमित आज मिले हैं। 350 मरीज सेहतमंद हुए। कुल पॉजिटिव केस 21,763 हो गए। अब तक 14,864 मरीज सेहतमंद हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज 9 संक्रमितों की मौत हुई। कुल 706 की मृत्यु अब तक हो चुकी है। 6,193 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। वहीं जबलपुर से खबर मिली कि आरएसएस दफ्तर में भी 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केशव कुटी में रहने वाले 10 से ज्यादा स्वयंसेवक संक्रमितों के संपर्क में आए हैं। पता लगा रहा है स्वास्थ्य विभाग की और कितने लोग हो सकते हैं। जबलपुर में कुल 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें आरएसएस दफ्तर में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ जबलपुर में भी कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आरएसएस दफ्तर में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। इस वक्त मैं महाकौशल में आरएसएस के दफ्तर मुख्यालय केशव कुटी के सामने मौजूद हूं। आरएसएस के दफ्तर में 10 से 12 स्वयंसेवकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भोपाल से जबलपुर पहुंचे थे और जबलपुर में केशव कुटी यानी संघ कार्यालय में उन्होंने एक अहम बैठक को संबोधित किया था और उनके संपर्क में आए 10 से 12 स्वयंसेवक पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का अमला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। ये देखा जा रहा है कि किनके संपर्क में आने से ये स्वयंसेवक पॉजिटिव हुए और इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। फिलहाल बाकी जो स्वयंसेवक केशव कुटी में रहते हैं उनके भी सैंपल जांच के लिए गए हैं और अब देखना होगा कि इस वायरस का फैलाव यहाँ से आगे ना बढ़ने पाए, इसकी भी इंतजामात जो है प्रशासन की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल इस वक्त केशव कुटी के सामने कोई शख्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, खासतौर पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ। लेकिन जो जबलपुर ज़िले के सीएमएचओ हैं डॉक्टर रत्नेश कुररिया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि लगातार जो जबलपुर में कोरोना संक्रमण के केस आए हैं, जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 773 पहुँच चुका है और इनमें 10 से 12 स्वयंसेवक भी हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। वहीं इंदौर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार की रात को 80 दिनों के बाद एक साथ 145 नए पॉजिटिव मरीज मिले। शहर में ये तीसरा दिन रहा जब मरीजों की संख्या सैकड़ा पार दिखी है। शहर में इस समय संक्रमण की दर 5.67% बनी हुई है। अप्रैल में 4 और मौतों को बुलेटिन में शामिल किया गया। दरअसल शहर में जून के मुकाबले जुलाई में कोरोना की रफ्तार 1.5 गुना से ज़्यादा बड़ी दिखी है। जून में जहां 200 सैंपल की जांच में सिर्फ 5 पॉजिटिव मिल रहे थे, वहीं जुलाई में 8 मिल रहे हैं। इसी के साथ अब 15 नए क्षेत्रों में ये कोरोना फैल चुका है। कुल मरीजों की संख्या 5,906 है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,443 है। सीएमएचओ ने बताया कि शहर में केस बढ़े हैं, लेकिन लोग अगर ऐसे ही लापरवाही दिखाते रहे तो दिक्कत और बढ़ने वाली है। की डेट में पॉजिटिव आए हैं और 31 रिपीट जो है पॉजिटिव आए हैं और 5 जो है रिजेक्टेड हैं। टोटल जो हमारे आज तक हो गए हैं 5,906 पॉजिटिव हैं और इस पे हमारा काम चल रहा है। इनको कंटेनमेंट किया जाए। जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी केसेस तो बढ़ेंगे। इंदौर में कोरोना के प्रकोप का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अनलॉक के 1.5 महीने बाद अब हाई रिस्क वाले संपर्क की संख्या दोगुनी हो गई है। लो रिस्क वाले संपर्क में संक्रमित होने का खतरा बना है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पूछे जा रहे 14 सवालों में से 3 से 4 सवालों का जवाब संक्रमित मरीज नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संक्रमितों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुरा हाल है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पता लगाना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के लिए भारी मुश्किल भरा काम है।
कई लोग मिलने वालों के नाम, पता, संपर्क नंबर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे टीम को उन तक पहुंचने में काफी समस्या हो रही है। काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आती है क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है और काफ़ी लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो जब भी अपनी टीम वहाँ पे जाती है तो बहुत सारे लोग तो काम पे घर पे निकल जाते हैं और जब अपन उनके हाई रिस्क को पूछते हैं कि कौन कौन आपके यहाँ के घर के हाई रिस्क हैं तो वो अधिकतर लोग मिलते नहीं हैं उनको। हम लोगों की टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, उनको 10, 12, 25 पॉइंट बना के दिए हैं हम लोगों ने कि किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, क्या करने हैं। ऐसा कोई समस्या आई नहीं। ये समस्या अगर आती है तो सब जगह ही कुछ न कुछ प्रतिशत में रहती है, शहर में भी रहती है प्रति कुछ समय। उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग दी हुई है अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स को। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उनको धार के महाजन अस्पताल में भर्ती किया गया है। 1.5 घंटे प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर के मेदांता अस्पताल रेफर किया। विक्रम वर्मा 7 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज इंदौर में जारी था। हालात ठीक होने के बाद कल उनको डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद वो धार में अपने घर चले आए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और ब्लड प्रेशर लो होने के बाद उन्हें महाजन अस्पताल के बाद में फिर से इंदौर के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। देवास में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी और इसके चलते मास्क नहीं लगाने पर, थूकने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर एक्शन हो रहा है। शनिवार को दुकानें बंद रखने के आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने राजस्थान विशाल मेगा मार्ट, मधुरम स्वीट समेत 18 दुकानों पर कार्रवाई की। पुलिस ने सड़क पर बेवजह और बिना मास्क लगाए घूमने वालों का 100 रुपये और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करने वालों पर 500 रुपये का चालान काटा है। सड़क पर थूकने पर 200 रुपये का चालान कटा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक देवास में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। लोग बेखबर रहेंगे तो कोरोना मरीज लगातार बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालतों के अधिकारी कर्मचारियों को गाइडलाइन जारी की है। जबलपुर समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी बिना अनुमति के किसी भी शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। नगर निगम सीमा के बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। गाइडलाइन के मुताबिक हाईकोर्ट के किसी अधिकारी कर्मचारी के घर में बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसकी भी जानकारी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को देनी पड़ेगी। अगर किसी भी कर्मचारी के आसपास के क्षेत्र को संक्रमित या कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है तो इसकी सूचना भी तत्काल हाईकोर्ट के उच्च अधिकारियों को देनी पड़ेगी। ऐसे कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। निर्देश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा विभागीय एक्शन होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ौनी में करीब 3 करोड़ 50 लाख से अधिक की राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही स्थानीय नागरिकों को अंत्येष्टि और कन्या विवाह अनुग्रह राशि के तहत करीब 30 लाख रुपए बांटे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस विलुप्त होने वाली पार्टी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब कांग्रेस के पास 114 विधायक थे और भाजपा के पास 109, लेकिन 1 साल बाद कांग्रेस में 90 विधायक बचे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोग सरपंची नहीं छोड़ते जितने कांग्रेस के विधायकी छोड़कर भाग रहे हैं। विधानसभा के चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी के 114 एमएलए जीते, भारतीय जनता पार्टी के 100, जिसके 114 जीते थे, बाकी साल भर में 90 रह गए। लोग सरपंच ही नहीं छोड़ते, पार्षद ही नहीं छोड़ती, लोग एमएलए पद छोड़ के कांग्रेस से भाग रहे हैं। इधर सांवेर उपचुनाव में बीजेपी के प्रचार के तरीके पर कांग्रेस ने आपत्ति ली है और प्रशासन से इसकी शिकायत की। दरअसल शुक्रवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी और जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर सांवेर विधानसभा क्षेत्र में घोड़े पर बैठकर बीजेपी का प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पूरे इंदौर जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो शादी में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, शादी में भी घोड़े ले जाने की मनाही है, फिर बीजेपी नेता घोड़े पर सवार होकर प्रचार क्यों कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता
भारी भीड़ के साथ गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर प्रचार में जुटे हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है, सभी के लिए नियम एक समान है, चाहे आम जनता हो या राजनेता। कलेक्टर ने कहा, फिलहाल उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है, नियमों की चूक होगी तो कार्रवाई करेंगे। 100% कांग्रेस के साथ भेदभाव किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप खुद देखें, कल शंकर ललवानी इंदौर के सांसद, इंदौर के जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक राजेश सोनकर घोड़ी पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं सागर में, और वही दूसरी तरफ आम जनता जिसकी शादी हो रही है, उनका दूल्हा राजा घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, ये बैठ सकते हैं क्योंकि सरकार इनकी है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ रही है, अब परमिशन नहीं मिल रही। हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से उन पर भी 144, 188 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। किसी प्रकार की भी ऐसी अनुमति के लिए उनको नहीं आना भी नहीं चाहिए और किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो देख करके उसमें कोई कमेंट कर पाऊंगा मैं, पर ये जरूर है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से, जिसमें दोनों बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों के जनप्रतिनिधि सम्मानित थे, उसमें सभी ने निर्णय लिया था कहीं भी अगर इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन होता है तो हम लोग पे भी फाइन किया जाए। उसमें सभी का संयुक्त निर्णय है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पदभार ग्रहण करते ही आज हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अंदर बन रही नई बिल्डिंग गांधी मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। सारंग ने अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी मेडिकल स्टाफ से ली। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अस्पताल में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसलिए मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में 3 गेट खोले जाने के निर्देश दिए। अस्पताल का सबसे पुराना एंट्री गेट फतेहगढ़ अब जल्द आम लोगों के लिए खोला जाएगा ताकि कोरोना और दूसरी बीमारी के मरीज अलग अलग गेट से पास हों। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंता जताते हुए मंत्री ने कोरोना से जुड़े मरीजों के उपचार में अस्पताल में कोई कमी नहीं आने का दावा किया। आज हमने निर्देश दे दिए हैं इस गांधी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 3 एंट्री और एग्जिट हों, इसकी व्यवस्था हो जाएगी। जल्द से जल्द पुराना गेट भी खुल जाएगा, उसके साइड में एक गेट है वो भी खुल जाएगा, और जो अभी जो गेट खुला हुआ है उसमें भी कोविड और नॉन कोविड विंग जो हैं उनके लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट रहेगा, इसकी भी निर्देश दिए। और एक बड़ी खबर हटा से आपको बता दें, सरपंच की दबंगई की जानकारी मिल रही। पीएम आवास में शिकायत की जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। सरपंच के परिजन और शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। नया गांव ग्राम पंचायत का यह मामला है। हटा से बड़ी खबर, सरपंच की दबंगई। पीएम आवास में शिकायत की जांच करने पहुंचे थे अधिकारी। सरपंच के परिजन और शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। वीडियो इसका वायरल हुआ है। नया गांव ग्राम पंचायत का मामला है। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ में जुड़े हैं। नरेश, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, बताएं क्या हुआ है वहाँ। बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं, हटा जनपद के ग्राम पंचायत नया गांव में सरपंच और उनके समर्थकों द्वारा गांव के ही कुछ लोगों के साथ हाथापाई झूमा झपटी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के समय जो जिला पंचायत दमोह से मनरेगा विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने नया गांव ग्राम पंचायत एजेंसी में के खिलाफ पीएम आवास और शौचालय में मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के लिए जिला पंचायत दमोह से प्रतिनिधि मंडल जो है जांच करने पहुंचा था। और इनके सामने ही जब शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया, जो ग्रामीण मौके पर उपस्थित थी, इसी बीच सरपंच और उनके परिजनों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, पीएम आवास में शिकायत की जांच के लिए जो अधिकारी पहुंचे, शिकायतकर्ता और उनके बीच में आपस में सरपंच के परिजनों ने मारपीट की है, झूमा झटकी की, उसी का वीडियो है। मंत्री बनने के बाद पहली बार शाहजहांपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कोरोना को लेकर जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उपेक्षा के चलते विधायक बीजेपी में आ रहे हैं। मंत्री इंदर सिंह ने उपचुनाव में सभी 26 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं स्कूलों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों को खोलने को लेकर अगस्त महीने में समीक्षा की जाएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगे कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय योजना चला रही है,
जिसके तहत शिक्षक मोहल्लों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा सिलेबस कम करने की समीक्षा की जाएगी। से जो पहले कांग्रेस में थे उनसे बातचीत हुई है। उनका ऐसा कहना था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं मिलते मुझसे, चलो 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 करके बाहर करते थे। और कुछ उनके स्वाभिमान के बहुत सारे प्रश्न थे, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस के मुखिया को उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो उन्होंने बचाया नहीं। हम तो तैयारी इसमें ही 26 के 26। वरिष्ठ बीजेपी नेता कुलवीर भारद्वाज ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे नेताओं को तत्काल मंत्री पद या निगम मंडल में जगह देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन उनकी हैसियत एक अधीनस्थी कार्यकर्ता के तौर पर ही होनी चाहिए। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को तत्काल मंत्री पद या निगम मंडल में जगह नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा होने से बीजेपी का मूल कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। कुलवीर भारद्वाज ने कुशाभाऊ ठाकरे, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदरलाल पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी कहते थे सरकारें भले ही कुर्बान हो जाएं, लेकिन पार्टी की मूल भावना हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। आप लोगों ने सत्ता की लोलुपता के चलते इन सभी महापुरुषों की बात को भुला दिया। कांग्रेस से आए लोगों को पद बांटने में लग गए। हम अपने परिवार को ही ना पूछें, लेकिन उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। पार्टी में कोई ना आए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आए और हम अपने परिवार को ही ना पूछें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या आपके पास संघ जैसा दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी जैसा दीक्षित, वो त्याग, तपस्या और बलिदान का परिचायक, वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में है? ऐसा नहीं, उनका भी कोई एक क्राइटेरिया आपको बनाना होगा। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले का दूरस्थ ग्रामीण वन अंचल आज भी सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिये जैसे विकास कार्यों और सुविधाओं के लिए मोहताज है। ऐसे में बालाघाट सिवनी संसदीय सीट से सांसद ढाल सिंह बिसेन ने जिले में सक्रिय नक्सलियों से विकास कार्य होने देने की अपील की। वन अंचल में रहने वाले लोगों को शासन प्रशासन की योजना का लाभ मिल सकेगा। बालाघाट जिले के अति नक्सल प्रभावित बिरसा, बेहर, लांजी, परसवाड़ा और अन्य दुर्गम इलाकों में सड़क, पुल पुलियों के अभाव में अनेक मूलभूत सुविधाओं से दर्जनों गांव मोहताज हैं। नक्सल प्रभावित वन इलाकों में कई निर्माणाधीन सड़क, पुल पुलियों का कार्य वन विभाग की अनुमति न मिलने की वजह से अटका भी पड़ा है। नक्सली खौफ की वजह से कई सारे स्वीकृत काम अटके पड़े हैं। जिन लोगों के लिए नक्सलाइट जिनके हितैषी बन करके बात करते हैं, मैं उनके लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता के विकास में वो भी सहयोग करें। आखिर वो भी हमारे भाई हैं, जंगल के अंदर रह रहे हैं, उनको भी मेडिकल की सुविधाएं चाहिए, उनको भी पढ़ने की सुविधाएं चाहिए, उनको भी बिजली चाहिए, उनको भी अच्छी सड़क चाहिए, उनको भी पीने का पानी चाहिए। इसलिए उनके लिए भी जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है उनमें किसी तरह का अड़ंगा ना लगा और जनता के हित में वो उन कामों को होने दें। आवेदक जो संस्थान रहता है वो आवेदित करता है वन मंडल में, उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद में उनको जो फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है वो समय से पूर्ति कर लें, वो प्रक्रिया का पालन करें। हम लोग साथ में हैं नक्सल क्षेत्र में विकास के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।